मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बातचीत की कड़ी में मेरे साथ शामिल हैं प्रोफेसर शिव नारायण सर, जो कि श्री अरविंद महिला कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। सर, आप प्रतिष्ठित हिंदी गजलकार हैं, किंतु अभी अभी सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित होकर दोहा संग्रह धार के आर पार आई है। दोहा लिखने की प्रेरणा कब और कहां से मिली? प्रतिष्ठित गज़लकार तो मैं नहीं जानता। हाँ, मैं गज़लें लिख रहा हूँ और मेरी अब तक 3 किताबें गज़लों में आई हैं। पहली किताब थी मेरी झील में चाँद, दूसरी किताब थी कल सुनना मुझको, और तीसरी किताब है जो अभी अभी छप कर आया है, किताब छप कर आई है, चलेंगे दूर तक। जहाँ तक दोहा संग्रह की बात है तो छंदों से मेरा प्रेम बहुत पुराना है। आरंभ से ही मैं छंद लिखता रहा हूँ। पटना में एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हुआ करते थे कवि, राम गोपाल शर्मा रुद्र जी। उन्हीं की संगति में रहते हुए छंदों के से मेरा प्रेम हुआ और देखिए तो मैंने अपना लेखन आरंभ किया था छंदों से ही। बाद में संगति प्रभाव की वजह से मैं नई नई कविता की ओर मुड़ गया और कविता में भी मेरी जो है 5-6 किताबें छपी हुई हैं। तो दोहा से मेरा प्रेम पुराना है। अब छंद से ही है तो दोहा मेरा बहुत ही प्रिय छंद है और सवैया भी। तो ये दोहा का जैसा कि आपने कहा अभी नया संग्रह मेरा आया है धार के आर पार, तो ये है। जी सर, लेकिन दोहा में सर कविता के और जो भी विधा है उसमें मारक अधिक है, तो इसमें आप क्या कुछ नया, कुछ भाव संप्रेषित किए? मैंने दोहा छंद का केवल फॉर्मेट लिया है। जो दोहा छंद है ये तो हिंदी का अपना छंद है, तो दोहा का मैंने फॉर्मेट ही लिया, लेकिन जो उसका कथ्य है वह कथ्य आधुनिक भाव संसार है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश दुनिया में हम रह रहे हैं, तो देश काल और वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें ही मेरे दोहों में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो यही है। मुझे मतलब स्मरण नहीं रहा, नहीं तो मैं अपनी दोहे की किताब सामने रखता और मैं आपको 2-4 दोहे सुनाकर ये बताने की कोशिश करता कि मेरे दोहों में कैसे नया भाव संसार आयत हुआ है। ये जो संग्रह है मेरा धार के आर पार, इसमें अप्रैल से लेकर जून जुलाई अगस्त तक ये 4-5 महीने में कि में जितनी घटनाएं इस देश में हुई, आप जानते हैं कि इसी बीच किसान आंदोलन भी हुए, इसी बीच लोकसभा के चुनाव भी हुए 24 में। तो उन परिस्थितियों से गुजरते हुए जहाँ जहाँ मेरे मन को रुकने का अवकाश मिला, उन तमाम चीज़ों को आप मेरे इन दोहों में देखेंगे। जी सर। सर, संपादन के क्षेत्र में आपके पास लंबा अनुभव रहा है, नई धारा के संपादक भी हैं। आपके सामने संपादन को लेकर कोई चुनौती नजर आती है? संपादन कला के लिए क्या अनिवार्यता होनी चाहिए? ये 2 प्रश्न एक साथ। हाँ, आपने कहा कि 2 प्रश्न एक साथ है, लेकिन इसमें कई चीज़ें समाहित हैं। आपने ये भी कहा कि क्या संपादन को लेकर आपको कोई चुनौतियाँ नज़र आती हैं? इसमें चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। ये आपने ठीक कहा कि संपादन के क्षेत्र में मैं लगभग 45-46 वर्षों से हूँ और अब तक मैंने 1 दर्जन से अधिक पत्रिकाओं का संपादन किया है। अभी जिस पत्रिका की ओर आपने संकेत किया, उस पत्रिका का संपादन मैं लगभग 35 सालों से कर रहा हूँ। ये सबसे पुरानी पत्रिका है हिंदी की, लगभग 75 वर्षों से निकल रही है लगातार नई धारा। तो नई धारा के जो संस्थापक थे आचार्य श्री पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी इसके आदि संपादक थे, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, उदय राज सिंह आदि। तो जब अप्रैल 1950 में इसका प्रवेशांक आया था, तो तब के प्रधानमंत्री ने, बिहार के प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था
अब मैं बिहार का प्रधानमंत्री कह रहा हूं तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि उस जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, बाद में फिर उसे मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह ने उसका लोकार्पण किया था। और वहां पर जो नई धारा के संस्थापक लोग थे, उन लोगों ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि नई धारा न बाएं चलेगी न दाएं चलेगी, हम सीधे चलेंगे और साहित्य की गुणवत्ता के आधार पर रचनाओं का हम चयन और प्रकाशन करेंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। और जब उस पत्रिका के 40 साल हो गए, 41वें साल में मैं उसके 11वें नंबर का मैं संपादक हुआ। मेरे पहले उस पत्रिका में कुछ नाम तो अभी मैंने आपसे लिए, दिनकर जी थे, रेणु जी थे, बहुत सारे लोग इसके संपादक रह चुके हैं, विजय मोहन सिंह थे, बहुत सारे लोग इसके संपादक रह चुके थे। देखिए, संपादन क्या है? संपादन में सबसे पहली चीज है दृष्टि, विजन, कि आप पत्रिका, कोई भी पत्रिका आप क्यों निकल रही है उसको समझना होगा। तो ये जो विजन है, यह जो दृष्टिकोण है, वह समाज सापेक्ष और राष्ट्र सापेक्ष होना चाहिए, पहली बात। विजन के बाद दूसरी बातें आती है चयन। जो हमारा ये विजन है, उद्देश्य है, हम निर्धारित करते हैं, उस उद्देश्य के अनुकूल रचनाओं का हम चयन करेंगे। चयन के बाद आता है मुद्रण, फिर प्रकाशन आदि, इसकी कई कड़ियां हैं। उन तमाम कड़ियों में चुनौतियां ही चुनौती है। हम भी किसी समाज में रहते हैं, वहाँ भी मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं, हम पर ये दबाव होता है कि हम परिचय के आधार पर रचनाओं का चयन करें। कई बार सर आरोप और प्रत्यारोप भी गंभीर लगते हैं। ये स्वाभाविक है, ये लगेगा। संपादक देखिए, अगर संपादक अपने विवेक स्थिर रख करके संपादन कला में अपने कार्य वो संपादित कर रहा है, तो फिर आरोप लगते रहे, और वो तो लगता है। और यदि आरोप लगता है तो परसेप्शन, लोकतंत्र में परसेप्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि समाज में अगर किसी के संपादन पर उंगली उठ रही है, कोई बात चल रही है, तो उसमें कोई बात तो होगी नहीं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन पर ही सब कुछ टिका हुआ होता है। लेकिन फिर भी हमें अपने विवेक पर, जो समय का विवेक है, अपना विवेक नहीं, निज विवेक तो अपनी जगह है, उस निज विवेक को अपने समय के विवेक से, समाज के विवेक से मेल उन्हें बिठाना होता है। और इस तरह जब हम रचनाओं का चयन करते हैं, अपने पत्रिका के उद्देश्य को सामने रखकर, अपने विजन को सामने रखकर, तो फिर कम से कम उंगलियां भी उठेगी। और इससे पत्रिका की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। किसी भी पत्रिका की प्रतिष्ठा इसी बात से जुड़ी होती है, और हम समाज की, साहित्य की सेवा कर पाते हैं। तो 40-45 वर्षों से मैं इस काम में हूँ, और मुझे खुशी है कि मुझे इसमें बहुत सफलता मिली, और ऐसे अवसर कम आए जब लोगों ने, दबाव आते रहते हैं, हम दबाव को भी थोड़ा बहुत स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम समाज से बाहर हैं, लेकिन एक संतुलन बिठाकर हमें काम करना होता है। और उसी का प्रतिफल है कि पत्रकारिता के लिए मुझे एक नहीं, अनेक विदेश मंत्रालय के, खुद भारत सरकार का जो सबसे बड़ा सम्मान है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, जो राष्ट्रपति के हाथों मिलता है, वो सृजन और पत्रकारिता दोनों को मिलाकर मुझे दिया गया। तो संतोष है कि समाज ने भी मेरी सुधि ली, और पाठकों और लेखकों का भी प्यार मुझे मिला। पर वर्तमान समय में साहित्य अतिशय विचारों व गुटों की मार को सहन कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में नहीं, ये हमेशा से होता आया है, ये वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, ये जब से साहित्य है तब से होता है। और इसका कारण है, कारण क्या है कि साहित्य क्या है, हम, मेरी दृष्टि अलग होगी, आपकी अलग होगी, 10 आलोचक होंगे, सबकी दृष्टि अलग अलग होगी। कोई कहता है कि देखिए, मूल बात क्या है ना, कि साहित्य, सब लोग कहते हैं कि साहित्य से बना, चलिए इसी बात को मैं लेता हूँ। साहित्य साहित्य से बना, साहित्य मतलब जिसमें हित की भावना, हित का अर्थ होता है कल्याण। और जब हम कल्याण की बात करते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम का भाव आता है। और इस तरह से होते होते हम काव्य शास्त्र के गलियारे में चले जाएं, तो वहाँ कहा गया है कि काव्य क्या है, तो काव्य हम कहते हैं रसो वैसा, काव्य जिसमें रस हो,
यानी रस का अर्थ है आनंद। तो काव्य साहित्य जो है, काव्य जो है वो हम आनंद के लिए उसका सृजन करें, ये तो तभी होगा जब समाज में शांति हो, चारों ओर शांति हो, तो हम मनोरंजन साहित्य के केंद्र में आ जाता है। लेकिन जो समाज तनाव के दौर से गुजर रहा हो, जिस समाज में अशांति अशांति हो, फिर भी हम कहेंगे कि साहित्य रसो वैसा है, ये नहीं चलेगा। तो हम उसकी व्याख्या केवल बदल देते। सही तो है, लेकिन वो सही और तो है। तो यानी तथ्य, तथ्य यानी यथार्थ है, यानी अपने समय का जो यथार्थ आप देखते हैं समाज में, परिवार में, समाज में, अपने चारों ओर, उस यथार्थ को हम अंकित करें। और कैसे अंकित करें, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। और यही साहित्य का स्वभाव है, अपना भाव है। क्या है वो? पहला है कल्याण, ये सबसे पहला उसमें करुणा, जिसे हम संवेदना कहते हैं। दूसरा है न्याय और तीसरा है प्रतिरोध। इन तीनों को ध्यान में रखकर अपने वर्तमान के यथार्थ को जब हम साहित्य में चित्रित करेंगे तो वह साहित्य है। इस भाव को लेकर अगर हम चले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होती है? समाज में बहुत सारे संगठन हैं साहित्य के, नाना प्रकार के संगठन हैं। हर संगठन अपनी दृष्टि से साहित्य को देखता है। जो वाम पक्ष के संगठन है वो अपने नजरिए से देखेगा, जो दक्षिण पंथ के संगठन है वो अपने नजरिए से देखेगा। इसमें कई बार जो समृद्ध रचनाकार हैं वो भी छूट जाते हैं। वो यहाँ नहीं छूटता है। वो कहाँ छूटता है मैं बता देता हूँ। हिंदी साहित्य में बहुत सारे वाद चले, बहुत सारे वाद चले। अब कहानियों में ही लीजिए, नई कहानी, समकालीन कहानी, समांतर कहानी, बहुत सारे हैं। कविता में भी चला। उसमें क्या होता है कि जो मीडियोकर लेखक होते हैं वो सामने आ जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी शताब्दी पुरुष लेखक है रामदरस मिश्र जी, वे कहते हैं कि मेरे जैसा कवि लेखक आलोचकों की नज़र से इसलिए वंचित रह गया क्योंकि हम किसी भी वाद से जुड़े नहीं थे। वाद ने साहित्य का बड़ा नुकसान किया है। उसमें क्या होता है कि जो लोग वाद शुरू करते हैं, जो लोग उसके साथ चलते हैं, बहुत सारे मीडियोकर लेखक भी उसके चलते प्रकाश में आ जाएंगे। और जो शाश्वत साहित्य के सृजन में लगे रहते हैं लेखक, कभी वे लोग हाशिए में चले जाते हैं। तो उन्होंने खुद अपना उदाहरण देकर कहा कि मुझ पर आलोचकों का ध्यान ही कम इसलिए आया कि मैं किसी वाद से मैं जुड़ा नहीं था। तो उसका नुकसान अलग है, वो एक अलग चीज है वाद। लेकिन आप गुट की चर्चा कर रहे थे अभी कि गुट बहुत है साहित्य, हाँ, और उसका दबाव साहित्य वहन कर रहा है, ये होता है। लेकिन साहित्य अंततः और तत्वतः भाषा की साधना है। जो लेखक भाषा की साधना करेगा, वह जिस साहित्य को लेकर आगे बढ़ेगा वह शाश्वत होगा, वह चिरकाल तक चलने वाला साहित्य होगा और उस पर किसी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चलेगा, उसका मूल्यांकन होगा। पर पटना में साहित्य सम्मेलन जैसी ऐतिहासिक संस्था भी रही है, जिसकी सक्रियता पर कुछ लोग आज सवाल उठा रहे हैं। इस बिंदु पर आपका क्या मत है? आपने खुद ही कहा अभी कि पटना में साहित्य सम्मेलन जैसी ऐतिहासिक संस्था रही है, इसका मतलब कि अभी वो सक्रिय नहीं है। वास्तव में अभी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की शायद आप चर्चा कर रहे हैं, वो उसे मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सपायरी डेट्स, समझ गए ना? जो लोग चुके हुए लोगों का वह समूह है, या जो लोग चुके हुए, या तो वो जितने सीनियर सिटीजन हैं, जीवन भर उन्होंने वकालत की, किसी अलग अलग पेशे में रहे, अब कोई काम नहीं है तो अपनी सक्रियता के लिए वे साहित्य सम्मेलन में आ गए हैं। तो एक तो वो है। दूसरी बात यह है जिनको साहित्य की मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, हालांकि जो उनके अध्यक्ष हैं मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, युवा हैं और वो काफ़ी समय देते हैं और सब कुछ है। लेकिन यही है कि उनका विजन क्या है। विजन ही अगर मान लीजिए किसी के पास ना, हम दिन भर किसी दीवार को हिलाते रहे और दीवार जो है सुबह से शाम तक टस से मस ना हो और हिलाने वाला व्यक्ति पसीने पसीने हो गया हो कि हमने बहुत काम किया, तो विज्ञान से पूछिए तो विज्ञान कहेगा कि ये कोई कार्य ही नहीं हुआ,
क्योंकि कार्य वो तभी माना जाएगा वो जबकि दीवार में कोई विस्थापन होगा। तो ऐसे ही वहां पर लोग साहित्य सेवा कर रहे हैं, अपनी तरफ से वे लोग बहुत लगे हुए हैं, समर्पित हैं, सब कुछ है, पर उनसे हो कुछ नहीं रहा। पर आज कुछ रचनाकार भी इस तरह के हैं जो कि साहित्य सम्मेलन की तरफ तब ताकते हैं जब कोई सम्मान लेना हो। नहीं, सम्मान वहां मिलता क्या है? वे लोग थोक भाव में सम्मान देते हैं, 101 सम्मान, 102 सम्मान हर साल, 100 से कम तो देते नहीं। और देते क्या है सम्मान में? को कागज का टुकड़ा देते हैं वो। तो कौन उस सम्मान की ओर ताकेगा? सम्मान को सम्मान की तरह दिया जाना चाहिए। सम्मान को आप जब किसी की साधना का सम्मान करते हैं तो आपके देने में भी वह भाव झलकना चाहिए। वहां तो वो कोई भाव होता नहीं है। देने वाला इधर दे रहा होता है, देख उधर रहा होता है, लेने वाला इधर ले रहा होता है, देख उधर रहा होता है, दोनों में 36 का रिश्ता होता है। वो 63 की स्थिति में आते ही नहीं है। जब वे 63 की स्थिति में आएंगे ही नहीं तो फिर कौन सा सम्मान? इसीलिए वहां सम्मान कहाँ है? वहां सम्मान का वहां दिखावा है। और अभी तक मुझे लगता है कि 1000 से अधिक सम्मानों का वहां पर वितरण किया जा चुका होगा, समझे। लेकिन कौन जानता है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से किनको क्या सम्मान मिला? वह सम्मान नहीं है, वह सम्मान का दिखावा है। तो वहां सम्मान का आपके पास तो अनुभव है, पहले तो वहाँ कुछ पहले का अगर इतिहास खंगाला जाए तो वहाँ कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी सक्रियता पूरे साहित्य में रही है और जिनका यशोगान करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। एकदम सही कहा आपने। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन या जो साहित्य सम्मेलन है इस देश का, उसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। हम उसकी जितनी प्रशंसा करें कम है। और वहाँ जो साहित्य सेवा का वातावरण रहा है, एक तरह से वह राष्ट्र सेवा जैसा है। कौन ऐसे पुराने राजनेता होंगे या हिंदी सेवी होंगे जो सम्मेलनों से न जुड़े हुए हों? सम्मेलन ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये उनका तिरोभाव का काल है। अब उनका वह बात रही नहीं। अब तो कोई जमीन पर कब्जा करने के लिए सम्मेलन चला रहा है, तो कोई कुछ करने के लिए, किसी में कोई भाव है कहीं। और ये लगभग पूरे देश में यही हाल है। जो भी पुरानी संस्थाएं, नागरिक प्रचारणी को ले लीजिए, उनका जो पुराना वैभव था वो क्या अब रहा बचा हुआ? आप यहाँ बड़ी बड़ी मतलब हमारे यहाँ ये है विद्यापीठ सब भी हैं बिहार में। देवघर विद्यापीठ एक जमाने में पूरे देश में वो जाना जाता था। आज जाकर देख लीजिए उसकी क्या दुर्गति है। इसी तरह मंदार विद्यापीठ है, इसी तरह बहुत सारे विद्यापीठ हैं, सम्मेलन हैं, प्रचारणी सभाएं हैं। तो इस तरह यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो एक जमाने में उसका वैभव था, गौरव था, आज वो कुछ नहीं है। लेकिन खैर फिर भी सभाओं का तो आज भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो सम्मेलन है और ये सारी जो संस्थाएं, ये सब मृत प्राय हैं। और इनको कोई दृष्टि संपन्न लेखकों, साहित्यकारों का योगदान मिल नहीं रहा है। आज यदि फिर से मुख्य धारा के लेखकों को उससे जोड़ने की कोशिश करें अगर ये सम्मेलन वाले लोग, तो फिर से उनकी सेवा जो है स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। तो सर, नागरिक प्रचारणी सभा की आप बात किए, तो वहाँ जो रंगकर्मी व्योमकेश शुक्ल जो कि आजकल कविता के लिए भी चर्चित हैं, उनका काम कुछ सराहनीय है। हाँ, ये आपने सही कहा। उनको मैं भी जानता हूँ उनको, लेकिन ये उनका वैयक्तिक उपलब्धि है। मैं संस्था की बात मैं कर रहा हूँ। वैयक्तिक ये आपने सही कहा। जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी के जुड़े चीज़ों को ले लीजिए, और भी वाराणसी तो साहित्य का गढ़ रहा है। गढ़ नहीं, वो साहित्य का तीर्थ है। वो साहित्य का तीर्थ है। वहाँ भारतेंदु जी के यहाँ चले जाइए, प्रसाद जी के यहाँ चले जाइए, प्रेमचंद जी के यहाँ चले जाइए। ये सारी जगहों पर मैं गया हूँ। आज भी वहाँ जाने से हमें वह पवित्र एहसास होता है कि हम किसी तीर्थ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। लेकिन बाकी जिन संस्थाओं की आपने चर्चा की, वहाँ तो ऐसा कोई भाव अब रहा नहीं। सभी की सभी मृत प्राय संस्थाएं। उससे बेहतर तो देखिए, एक तरफ अगर मैं इनकी स्थिति कह रहा हूँ, तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग अपने को लेखक संगठन बताते हैं, चाहे वो प्रगतिशील लेखक संघ हो, चाहे वो जनवादी लेखक संघ हो,
चाहे वो कोई संगठन हो लेखक के नाम पर, सारे के सारे अब वैसे ही हैं। हम केवल सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि ये लोग लेखकों को जोड़ने में कम और लेखकों की राजनीति में अधिक अपनी सक्रियता दिखला रहे हैं। इसीलिए यह पराभव जो है इन संस्थाओं को का देखने में मिल रहा है। पर हिंदी गजल में बिहार के अवदान को कैसे देखते हैं? बिहार कहने का तात्पर्य बिहार की रचना की। एक समय था कि जैसे अगर मैं अपनी बात से शुरू करूं, नई धारा में मैं गजलें नहीं छापता था। मुझे बहुत बेकार चीजें लगती थी। हिंदी में गजल ये लोग कर रहे हैं, मैं इसे अपनी कमजोरी भी मानता हूँ। मेरे पास में अच्छी गजलें पहुंचती नहीं थी, या मैं अच्छे गजलकार तक मैं खुद नहीं पहुंच बना पा रहा था। लेकिन तभी मेरे पास 2-4 लोगों की गजलें आई। जैसे मेरे पास वर्षा सिंह की गजलें आई, मेरे पास अनिरुद्ध सिन्हा की गजलें आई, मेरे पास और भी कुछ लोगों की गजलें आई, और उन लोगों को पढ़कर मैं एकदम से चमत्कृत रह गया। मुझे लगा कि गजलों में जैसे समकालीन कविता की जो त्वरा है, वही चीजें समकालीन गजलों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। फिर तो मैंने नई धारा में गजलें न केवल मैंने छापनी शुरू की, धीरे धीरे उनके प्रभाव में आकर मैंने खुद भी गजलें मैं लिखने लग गया। और बिहार जो है आज हिंदी गजलों के केंद्र में है। बिहार किसी भी अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार हिंदी गजलों को लेकर केंद्र में है। चाहे वह शोध देख लीजिए, यहाँ के विश्वविद्यालयों में गजलों पर शोध बहुत हो रहे हैं। चाहे आप रचनाकारों के स्तर पर लीजिए, केवल बिहार में ही मुझे लगता है कि 100-150 गजलकार होंगे, 100-150 गजलकार होंगे। चर्चित गजलकारों की संख्या का 50 से कम नहीं होंगे। चाहे वो मुंगेर हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो माने खगड़िया हो, छोटा सा शहर है खगड़िया ले लीजिए, इधर गया ले लीजिए, पटना तो है ही, यहाँ सारे जगह से लोग आते हैं। सहरसा ले लीजिए, बहुत सारे शहरों में भी जो है लोग लिख रहे हैं। तो समकालीन हिंदी गजल में बिहार आज केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, और यहाँ से बहुत सारे गजलकार लिख रहे हैं। अगर मैं कुछ नाम लूंगा तो मैं 10 नाम लूंगा, 100 नाम छूट जाएंगे। तो नाम न भी अगर मैं लेना चाहूँ तो बिहार, खासकर एक और अच्छी बात जो यहाँ मुझे लग रही, बहुत सारे जो युवा रचनाकार हैं वो गजलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, गजलों की ओर आने का मतलब है कि आप छांदसिकता की ओर लौट रहे हैं, और छांदसिकता से ही कविता आम आदमी से जुड़ पाएगी। नई कविता ने बहुत नुकसान पहुंचाया है साहित्य का, समझ गया ना। कविता को फिर से छंदों की ओर लौटना ही होगा, छांदसिकता की ओर लौटना ही होगा, और ये पूर्ण संभावना भी सबसे ज्यादा हिंदी गजलों में दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि अधिक से अधिक लोग लिख रहे हैं, और खासकर मैं नए लोगों को पढ़ता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे विकास को मैं पढ़ूँ, या बहुत सारे नाम जो मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, तत्काल याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया लिख रहे हैं। पर अभी का जो समय है उसमें हम लोग प्रकृति संकट से भी जूझ रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन के कारण जो समस्याएं हमारे नित्य जीवन में दिनों दिन दिखाई दे रही है, उसको भी साहित्य में जगह मिल रहा है, कविता के माध्यम से, गजल के माध्यम से। तो इस पक्ष पे आपका क्या कहना? सही आपने कहा, यह जो प्रकृति का संकट है, पर्यावरण का संकट है, ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया को इस संकट से आज गुजरना पड़ रहा है। और जिस तरह से हम अत्याधुनिक सुविधाओं की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, भोग विलास के संसाधनों की ओर हम अधिक से अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं, और प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जिस बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, उस हिसाब से हम पेड़ नए पौधों को लगा नहीं रहे हैं। तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि तापमान में भारी अंतर अब देखने को मिल रहा है ना। तो ये पूरी दुनिया का संकट है, और ये अच्छी बात है कि दुनिया भर के लेखकों का ध्यान, कवियों का ध्यान इस प्रकृति संकट की ओर गया है, और वे लोग अपने अपने तरीके से प्रकृति का दोहन हो, पर्यावरण की समस्याओं, इन तमाम चीजों को अपनी रचनाओं में लेकर आ रहे हैं, और आम जनता को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर साहित्य में सक्रिय
नव रचनाकारों को आप क्या सुझाव देना चाहें, विशेषकर संपादन के क्षेत्र में और गजल के क्षेत्र? नव रचनाकार जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया, जो नई पीढ़ी के रचनाकार हैं ना, मैं उनसे बहुत आशान्वित हूँ। मैं एक से एक मैं नए नए रचनाकारों को देखता हूँ कि उनकी जो वैचारिक त्वरा है, उनका जो भाषिक त्वरा है, वो बहुत ही संपन्न है। तो इसमें नए से कोई बात नहीं, नए पुराने जो भी हों, मैं एक ही बात कहता हूँ, नए लोगों से भी पुराने लोगों से भी, कि साहित्य और पत्रकारिता तत्वतः और अंततः भाषा की साधना जितनी अच्छी होगी, आपका लेखन उतना ही ऊर्जास्वित होगा, उतना ही अच्छा होगा, और आपको अपने क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। तो जो लोग नए रचनाकार हैं, उनसे हम बार बार यही कहेंगे, खास करके अपने संपादकीय अनुभवों के आधार पर भी मैं कहूँगा कि वे भाषा की साधना करें। एक, समकालीनता की पहचान करें कि किस विषय का दौर ये चल रहा है, और जिस विषय का वो दौर चल रहा है उससे जुड़कर लेखन करेंगे तो उनको जल्दी सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए कि अभी हम जो हाशिए का समाज है उसका दौर चल रहा है कि हम उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, और वो जो है प्रेम में पड़े हुए हैं, श्रृंगार में पड़े हुए हैं, तो नहीं चलेगा ये। तो जो सामयिक स्थितियां हैं, समकालीन समस्याएं हैं, उनसे जुड़कर उनकी पहचान करें समकालीनता की, और उस पहचान को अपने साहित्य में वो व्यक्त करें, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। सफलता अनुसरण करती जहाँ प्रसाद ना होती, न रुकते रोकने से चरण विश्वास के चलते, वहीं पर दीप जलते हैं जहाँ पर प्रेरणा होती। तो ये जो प्रेरणा है लेखक या कवि के लिए, उसे खुद बननी होगी, प्रेरणा बने, और ये आएगी भाषा की। पर प्रेम पे जब बात हुई तो कई बार सर एक प्रेमी जो है सामाजिक बदलाव के कारण भी बनता है। जैसे मान के चलिए सर कि पहले के अनुरूप आज जो है विजातीय विवाह देखे जा रहे हैं, तो उनके योगदान को, प्रेम को खारिज तो नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, खारिज कैसे करेंगे आप? मैं तो उसको और प्रतिष्ठित करने की बात करता हूँ। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, नई नई पीढ़ियां सामने आती जाएंगी, जो जाति का प्रतिरोध न कर सके, जो मतलब जाति हो, धर्म हो, नस्ल हो, जितने प्रकार के बंधन हैं जो मनुष्य को बांधते हैं, उनका प्रतिकार किए बिना प्रेम के उदात्त रूप को आप अंगीकार नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेम तोड़ता नहीं है, वह चाहे जाति के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, नस्ल के किसी भी स्तर पर हो, प्रेम अगर तो बंधन में अगर है तो वह प्रेम नहीं। देखिए, सामान्य सा एक पक्षी आकाश में जब वो उड़ता है, कब वो भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान में चला जाएगा उसे पता नहीं चलता। उसे तो किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो सीमाओं को नहीं पहचानता। एक मछली समुद्र में कब एक देश से दूसरे देश की सीमा में चला जाए उसे पता नहीं चलता, ना उसे कोई रोकता है। ये मछली, ये पक्षी, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, सब लोग सीमाओं को तोड़ रहे हैं। एक मनुष्य ही है जो कि सीमाओं में अपने को जकड़ता चला जाता है। ये जाति की सीमा है, ये राष्ट्र की सीमा है, ये धर्म की सीमा है, नाना प्रकार की सीमाओं में वो अपने को जकड़ता चला जाता है, और कहता है प्रेम करेंगे। प्रेम जकड़न में नहीं है, प्रेम उदात्त रूप है, खुलेपन में है। एक बात याद रखिएगा कि जो खुलेगा नहीं वह कभी खिल नहीं सकता है। खिलने के लिए सृष्टि में अपने कर्म के सुगंधियों को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाने के लिए सृष्टि में आपको खुलना पड़ेगा। खुलना का मतलब है बंधन को तोड़ना पड़ेगा, और एक विश्व नागरिकता के कंसेप्ट, एक विश्व नागरिकता की अवधारणा आपको जो है विकसित, संवर्धित करनी होगी, और ये नई पीढ़ी के बच्चे करेंगे, मुझे विश्वास है, और ये धीरे हो भी रहा है। सर कोई गजल या गजल के जो अंश हैं सुनाना चाहें? मैं कॉलेज में बैठा हूँ, और अपने परिवेश, अपने कॉलेज के माहौल पर भी मैंने बहुत सारी गज़लें कही है।
मैं देखता हूँ कि हमारे कॉलेज में जब बच्चे आते हैं तो एकदम फूलों जैसा खिला हुआ उनका चेहरा होता है ना। जी। लेकिन 4-5 साल बिताने के बाद जब वो यहाँ से निकलता है तो चेहरा उसका मुरझाया, नाना प्रकार के तनाव होते हैं कैरियर बनाने के चक्कर में। तो वहीं से एक कविता, एक छोटे बहर की गजल में आपको सुनाता हूँ। इस गम का क्या उपचार नहीं है, गम का क्या उपचार नहीं है, लोगों में किरदार नहीं है, और ऊपर ऊपर क्या पढ़ लोगे, ऊपर ऊपर क्या पढ़ लोगे, जीवन यह अखबार नहीं है, और हम रिश्तों में जीने वाले कोई भी दीवार नहीं है, और जो खुशियों पर ताला जड़ दे ऐसी भी सरकार नहीं है, और शिव को यह मालूम हुआ है जीना यह दुश्वार नहीं है, गम का क्या उपचार नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय साहित्य चौपाल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आपने मुझसे बातचीत की, और इस छोटी सी ही सही इस बातचीत के बहाने आपने जो मेरे विचार हैं इसको जो है आम दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं सचमुच में आपके प्रति, साहित्य चौपाल के प्रति बहुत बहुत आभार निवेदित करता हूं।